बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन, और यहाँ पर मंच पर आसीन सभी भिक्षुगण को नमन। बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में आए विभिन्न क्षेत्रों के सभी कलाकारगण, मेरे बड़े भाई राजकुमार जी भी यहाँ बैठे हैं, शांति बोध जी भी हैं, दिनेश जी हैं, रवि भूषण जी हैं, और लॉर्ड बुद्धा मीडिया के जो साथी हैं, हमारी बहन जी हैं, अक्सर हम उनको देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। और साथियों, अभी अनिल जी ने भी बहुत सारी बातें बताई। देखो, दो तीन चीजें हमको, एक बात मुझे कहीं ना कहीं ये लगी कि बहुत सारे कारण रहे होंगे। अगर बाबा साहब ने 1956 में अगर हमको बुद्ध धर्म की तरफ एक रास्ता दिखाया और लगभग 65 साल के आसपास हो गए, और फिर भी अगर हम बुद्ध या बुद्ध धर्म से दूरी है या उसके नजदीकी आई, या कितना पास आए, या कितना पास आ सकते थे, कुछ सवाल तो है। और इस देश के निर्माण में और इस समाज के निर्माण में क्या भूमिका हो सकती थी, कुछ सवालों का जवाब तो हमको अपने आप से ही ढूंढना पड़ेगा, निश्चित रूप से। मैं एक चीज में जरूर कहूंगा साथियों, कि दलितों के 3 एजेंडे जो मुझे नजर आए, कि दलितों का सामाजिक एजेंडा, और दलितों का शैक्षिक एजेंडा, और दलितों का राजनीतिक एजेंडा, ये 3 एजेंडे लगभग 200 साल से जो दलित मूवमेंट है, जो कि बाबा साहब से पहले भी बहुत सारे संत और बहुत सारे ऐसे गुरु पैदा हुए। और मेरे लिए ये गीत संगीत में मुझे जो नजर आया कि ये दलित मूवमेंट आज जिसकी तरफ दुनिया जिसको जानना चाहती है, उसको देखना चाहती है, आज पूरी दुनिया का ध्यान अगर ये दलित मूवमेंट आकर्षित कर रहा है, तो उसके लोग कारणों को भी जानना चाहते हैं। उद्देश्य तो लोगों को मालूम है कि उद्देश्य इनके क्या है, लेकिन उनके कारणों को भी लोग दुनिया जानना चाहते हैं। और ये दायित्व हमारा भी बनता है कि हम भी उन कारणों को कहीं ना कहीं देखें। मुझे जो लगा कि एक वाद्य यंत्र है, पका हुआ लौकी, उसमें एक डंडा और एक तार, एक तारे की धुन से निकला हुआ ये दलित मूवमेंट, जब कोई प्रचार प्रसार के साधन नहीं है, लोगों ने उसको साधु संतों की वाणी के रूप में जो निकाला लगभग 200 साल पहले, जिनको गांव में शायद महाशय जी कहा करते थे, वो महाशय जी गाते भी थे, बजाते भी थे, और बाबा साहब के विचारों से पहले जो साधु संतों के जो विचार हैं, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा रही, उनके जो विचार रहे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पुचाया, और उन लोगों के लिए बहुत बहुत नमन। आज साधन बहुत सारे, देश में परिवर्तन आ चुका है, और इन 3 एजेंडे के साथ जो दलितों का, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि आपका शैक्षिक एजेंडा कहां है। शैक्षिक एजेंडे में बहुत सारी चीजें, अगर हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो 2 चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कठोरता की अगर हम बात करें, क्योंकि जो कठोर है, जो कट्टर है, वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, और जो बुद्धिस्ट है वो कभी कठोर नहीं हो सकता। मध्यम मार्ग की बात है। और अगर हम यहां तक आए हैं, तो इस रास्ते में कहीं ना कहीं अगर कठोरता होती, तो शायद हम यहां तक नहीं आते।
हमने मध्य मार्ग को चुना और परिस्थितियों का इंतजार किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के दो ही तरीके हैं, या तो वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाले या परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाए। और परिस्थितियां परिवर्तित होने में समय लगता है। परिस्थितियां का आप इंतजार करेंगे कि मैं जब ही काम करूंगा जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएगी। तो मध्यम मार्गी और भगवान बुद्ध का जो विचार है वो यही है कि आप परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालें और उस अवस्था में शामिल हो। आपका जो शैक्षिक एजेंडा है, आपके पास जो आज एजुकेशन आई है, वो शायद भगवान बुद्ध के इसी मध्यम मार्गी का परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर हम इंतजार करते कि अपने ही स्कूल खोलेंगे और अपनी व्यवस्था पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हमको जहां मौका मिला, जिन परिस्थितियों में मौका मिला, हमने एजुकेशन पाई और लोगों ने यहाँ तक बढ़े। क्योंकि हमसे और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसी बहुत सारी जातियां, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग हैं आपसे पहले उपस्थित हैं। 45 में अगर मैं कहूं कि 45 में अगर इस देश की व्यवस्था का आप चेक करेंगे तो 45% एजुकेशन और लगभग सरकारी नौकरियों में भी 45% मुस्लिम है। आजाद भारत में 45% नौकरियों में आज जो मुस्लिम है आज मात्र 4%। 4% की तरफ अगर वो गया है और एक साधन विहीन लोग, जिनके पास साधन ही नहीं थे, लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की, उन परिकल्पनाओं को ना देखते हुए आज मैं ये नहीं कह सकता कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बात को हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सिविल सर्विस हो, लोग अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं डंका बजा लेगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी सोच है, ये आपकी सोच है सर। और यही भगवान बुद्ध का शायद रास्ता है। और बाबा साहब ने, देखिए, धर्म पे चर्चा एक बड़ी चीज है। धर्म कोई इतनी छोटी चीज नहीं हो सकती। लोगों को जीवन गुजर जाते हैं धर्म को समझने में, एक बड़ी व्यवस्था है। लेकिन आदमी के पास जितना भी समय होता है, 25 साल तक तो वो धर्म क्या समझेगा, उसको पढ़ना भी है भाई, बहुत सारी उसकी समस्याएं हैं। एक छोटा सा समय, एक छोटा सा अंतराल उसके जीवन में, जब वो अपने जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे हल होकर के उसको अपने जीवन में खुद के निर्णय लेने का जब समय मिलता है, कहीं ना कहीं वो धर्म की तरफ सोचता है और धर्म की तरफ कहीं ना कहीं देखता है। उस समय में वो जितना उसको अंगीकार करता है उसको वो स्वीकार कर लेता है। मेरा मानना यह है कि चलिए 65 साल में या 70 साल में भगवान बुद्ध का जो संदेश हमारे बीच में जिस गति के साथ जाना चाहिए था, शायद वो उस गति से नहीं पहुंचा, लेकिन अगला भविष्य बहुत उज्जवल है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आंदोलन चल रहा था, एक नया आंदोलन भी दलितों के बीच में पनपा है, एक नई चीज भी दलितों के अंदर पनपी है और वो सभी सभ्यताओं में पनपती है, वो हमारे अंदर भी पनपी है कि दलितों का एक सांस्कृतिक आंदोलन भी बहुत अच्छी रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आज दलित अपनी सांस्कृतिक लड़ाई भी लड़ रहा है, क्योंकि अभी तक का जो उसका आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो संस्कृति है, क्योंकि उसका आंदोलन यही तो था कि उसकी जो संस्कृति थी, उसका जो रहन सहन था, उसका जो खान पान था, कहीं ना कहीं उसको इतना नीचे कर दिया कि लोगों ने उससे ही अपनी पहचान हटाने की कोशिश की। लेकिन आज उसने ये सिद्ध किया और कहीं ना कहीं उसका जो सांस्कृतिक आंदोलन है वो बहुत मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहा है। कल जिन जातियों के नाम पे अक्सर झगड़े हुआ करते थे कि अगर आपने जाति विशेष का नाम ले दिया तो आप लोगों के खून खोल जाते थे, आज कहीं ना कहीं लोग आंखों में आंखें डाल करके लोग कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जाति ये है। आज उसने जाति को स्वीकार कर लिया। मैं जातीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सोच की बात कर रहा हूं। देखिए, भगवान बुद्ध का सीधा संदेश है कि जाति टूटेगी, लेकिन जाति टूटेगी कैसे? जाति हमने तोड़ने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन जाति नहीं टूट पाई, क्योंकि जाति तोड़ने की जिस व्यवस्था के हम पायदान पर खड़े हैं, कोई भी जाति व्यवस्था को वही तोड़ेगा जो जातीय व्यवस्था के ऊपरे पायदान के ऊपर होगा।
लेकिन जब उसने जाति नहीं छोड़ी तो निचले पायदान की जो व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने जाति को कहीं ना कहीं अपनी जाति को पुनर्स्थापित किया। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं सर कि देखिए, इस दुनिया में होने वाला कोई भी परिवर्तन, चूंकि आजकल प्रचार प्रसार के इतने साधन हैं कि कोई भी परिवर्तन एक जगह नहीं रह सकता, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं दूसरी जगह दिखाई देता है। ब्लैक आंदोलन को अगर हम देखते हैं, जो आपका ब्लैक पैंथर का जो आंदोलन है, जो अमेरिकन ब्लैक का आंदोलन है, कहीं ना कहीं दलितों ने उस आंदोलन से कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ देखा है। ब्लैक्स का जो आंदोलन है वो आंदोलन संपूर्ण इस नजर में आता है कि उन्होंने देखा, क्योंकि उनका धर्म एक है, उनका वहां धार्मिक लड़ाई नहीं है, उनका धर्म एक है, वह रंग की लड़ाई है, वह रेस है। हमारे यहाँ लड़ाई ये नहीं है, हमारे यहाँ रंग की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ धार्मिक लड़ाई है, धार्मिक व्यवस्था की लड़ाई है, उसके बीच के अंदर जो असमानता उसकी लड़ाई है। लेकिन अगर ब्लैक के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो ब्लैक ने जो आंदोलन चलाया और अपने अधिकारों की जो बात की, लेकिन उसने जो 70 के दशक में जो आंदोलन हुआ, उस ब्लैक्स ने जब ये देखा कि ये अधिकार तो जैसे छूटेंगे छूटेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था के ऊपर पायदान पे बैठता है वो कभी अधिकार छोड़ता नहीं है, चाहे वो कोई भी। लेकिन जब ब्लैक्स ने ये देखा कि ये ब्लैक 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 व्हाइट नहीं होने वाला, ना व्हाइट ब्लैक होने वाला, ब्लैक तो सच्चाई है, और सच्चाई को स्वीकार किया, और उसने उसी सच्चाई को ऐसे स्वीकार किया कि उसने अपनी उसी पहचान को उसी अमेरिका में अगर 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 व्हाइटनेस और नीली आंखें सुंदरता है तो उन्हीं ब्लैक लोगों ने प्रतिस्थापित किया कि वहां ब्लैक भी एक ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट पैदा हुआ। और उस दुनिया में उसने बताया कि दुनिया की सबसे महंगी अगर कोई मॉडल होगी तो वो नामी होगी और वो ब्लैक होगी, ये उसने प्रतिस्थापित किया। ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं सर कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी पहचान है, उस पहचान का बहुत बड़ा खेल है कि जो गुर्राट और जो ताकत दलितों के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है, सिद्ध हो चुका। अगर मैं 2014 से और 2019 के बीच का अगर मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूं तो हमको नजर आते हैं कि अगर अगर सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन 2019 में लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार के साथ, अगर सरकार को कोई चैलेंज करने वाला है तो ये दलित समाज के लोग हैं। ये दुनिया देख रही है भाई, उनका टारगेट आप नहीं थे, सरकार का टारगेट नहीं था, सरकार कुछ अपना एजेंडा और तरीके से चलना चाह रही थी। लेकिन ये दलितों की पहचान है और दलितों की ये सामाजिक आंदोलन और दलितों की ये सामाजिक समझ की बात है। उनको मालूम है कि उनका सिर्फ नंबर चेंज होता है, इस देश में नंबर चेंज होता है। अगर नंबर 1 पे मुसलमान रहेगा तो दलित नंबर 2 पे रहेगा, जिस दिन दलित नंबर 1 के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं मुस्लिम नंबर 2 पे चला जाएगा। उसको मालूम था कि अगला नंबर 13 ही है, तो इसके बीच में आया, टकराया, लड़ा और इस दुनिया को बता दिया कि अगर हमारे साथ लड़ने की कोशिश करोगे या हमसे टकराने की कोशिश करोगे तो हम भगवान बुद्ध के लोग हैं, हम लड़ना जानते हैं। लड़ने का मतलब युद्ध नहीं है, वैचारिक युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और हमसे वैचारिक रूप से कोई लड़ नहीं सकता, तर्क के आधार पे हमसे कोई लड़ नहीं सकता। मेरा मानना यह है सर कि देखिए, कुछ परिवर्तन अब हमको भी करने पड़ेंगे। अगर आपको इस देश की सत्ता को संभालना है और इस देश की व्यवस्था को संभालना है तो कुछ मानसिक परिवर्तन हमको भी करने पड़ेंगे, और वो परिवर्तन जरूरी है। और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की तरफ से ही आएंगे कि आप अपो दिवो भवे, अपो दिवो भवे। अगर आप अपने अंदर की कुछ कमियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे तो तभी आप बुद्ध के जो संदेश है उसकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। ये है, आप देखिए सर, देखिए जाति खत्म होगी या नहीं होगी, अब नहीं हुई तो नहीं हुई, उसमें क्या दिक्कत है। हमने ताकत बना ली, हमने जाति को ताकत बना लिया, एक वोट तुम्हारे पास, एक वोट हमारे पास, अड़िए मैदान खुला। आर्थिक आपने ताकत हमको दी है, हमने कहा ना, इस देश की अगर विकास की व्यवस्था पैदा होती है तो इस देश का विकास तब होगा जब हमारा हाथ लगेगा। हमने
हमने भीख नहीं मांगी, लेकिन हमने मजदूरी की और उस 300 रुपए के आधार पर, कल का एक उदाहरण बता दूं सर, बस मैं जा ही रहा हूं कि देखिए मुझे इस एजेंडे में क्यों ताकत नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20-25 साल में इस देश की व्यवस्था के ऊपर परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत कर दो, इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलितों का कहीं ना कहीं अधिकार होगा, 100% होगा। पत जड़ों की बात सुनाकर यूं मुझे ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, मुझे नए मौसमों का पता बता। और दलितों का नया मौसम आने वाला है, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लो, बहुत बढ़िया व्यवस्था आपके हाथ में आने वाली है। एक छोटी सी बात के साथ, कल मैं अभी एक छोटी सी ऐसी जा रहा था एक डिबेट में, तो एक ड्राइवर मिला डॉक्टर साहब मुझे घोसी का, तो मैंने उससे पूछ लिया वैसे कि भैया क्या चल रहा, तो उसकी बातों से मैं समझ गया कि ये दलित समाज का आदमी, बड़े सही आंकड़े, पूरा ईवीएम में कहां गड़बड़ है, बीजेपी ने क्या क्या करा, बेरोजगारी की बात, पूरे आंकड़े उसके पास थे। तो मैं 100% समझ गया, मगर है तो ये बिल्कुल मामला इसका कहीं ना कहीं गर्म है। तो मैंने कहा जाति क्या है, कि जी वो जाति क्या होती है जी, आदमी तो आदमी है। मैंने कहा मैं भी जमा रही हूँ, वो जो है तुरंत खुल गया, वो नौकरी करने वाला, उसकी वो नौकरी करने वाला आदमी, मुझे नहीं कोई चैलेंज कर सकता, उसे कर सकता है, उसको नौकरी करनी, उसकी गाड़ी में कल कौन बैठेगा, कल उसको बाहर निकाल देगी, बाहर निकालो उसको, मेरी बात समझ लेना, लेकिन उसकी ताकत में पहचाना। और उसने मुझसे ये कहा कि देखो सुनो डॉक्टर साहब, हमें क्या बताओ कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक कक्षा 7 में पढ़ रही लड़की, एक लड़का उसका क्रिकेट खेलना चाहता है, एक लड़का उसका क्रिकेट खेलना चाहता है, इसलिए उसने 18,000 रुपए वो कमा रहा, घोसी से अपने बच्चों को दिल्ली में लाया, क्योंकि वहां वो क्रिकेट सीख नहीं सकता था, यहां उसने किसी क्रिकेट एकेडमी में उसका एडमिशन करा दिया, और एक बच्चा बीटेक कर रहा। मैंने कहा तेरे संघर्ष खत्म हो गए, अगले 2 साल में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी तुम्हारा बच्चा ले लेगा। अगर एक 18,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, मजदूर ड्राइवर आदमी के अगर हौसले ये हो सकते हैं, तो दलितों के हौसले बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और इसी के साथ मेरे हिसाब से आप लगे रहो, बस एक चीज का ध्यान रखो कि ज्यादा ब्राह्मणों को कोसने से ज्यादा बढ़िया कि कभी कभार अपनी भी एनालिसिस कर लो कभी कभार एनालिसिस, है ना। ये जो महिलाएं हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन कम है, सोसाइटी वही आगे बढ़ती है जिसकी महिलाएं आगे बढ़ती हैं, ध्यान रखो, सोसाइटी वही आगे बढ़ती है जिसकी महिलाएं आगे बढ़ती है। अगर आप यूरोप को चेक करेंगे तो यूरोपियन सोसाइटी इसलिए आगे है कि वहां पर वहां की महिलाएं आगे, इराक ईरान और जहां तेल के कुएं हैं और जहां दुनिया की संपदा, अकूत संपदा वहां पैदा होती है, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। आप ही के पास उदाहरण, इसी देश में पंजाबी एक ऐसा समाज है कि जिसने अपनी महिलाओं के कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए, कहीं ना कहीं, देखो आप स्वीकार करो या नहीं करो, हो सकता है मेरा नजरिया हो, लेकिन उसने कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए। और वो रास्ते खोलने का मतलब ये है कि आज आप मानो या ना मानो, लेकिन एक पंजाबी समाज बहुत आगे बढ़ा, जो पाकिस्तान में अपनी सारी चीजें खत्म करके आ गया, आज वो इस देश की व्यवस्था के ऊपर काबिज है, क्योंकि उसके पास सोच थी, उसने महिलाओं को कभी भी पीछे नहीं करा। कहीं ना कहीं हम जाल में फंस रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पर डे पे केक मत काटो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप घोड़े पे बैठे या ऊंट पे बैठे या हाथी पे बैठे या बैंड बाजा बजवाएं या ना बजवाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपको जिससे खुशी होती है आप वो काम करो, लेकिन आपके वो काम करने से अगर आपका कोई दलित समाज का आदमी दुखी होता है, जब आप रिश्ता तय करते हैं तो सारी एजुकेशन का पैसा कहीं ना कहीं उस खाते में चला जाता है, जो कहीं ना कहीं जिसके 4 लड़कियां होती हैं, जिसने सारा पैसा, उसने भी तो बेटी को एजुकेशन पे लगाया है, तब आपका बुद्ध धर्म कहां चला गया? तब भी तो बुद्ध होना चाहिए। अरे भाई, गरीब आदमी की लड़की की शादी तो तुम बुद्ध रीति से कराना चाहते हो, अपनी लड़की की शादी किसी 5 स्टार होटल में कराना चाहते, तो संदेश तो गड़बड़ है ना। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो 1-2 बूंद जाएगा, अगर ज्यादा चाहते हो तो नीचे आ जाएगा। भगवान बुद्ध का संदेश बहुत बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। जीवन में सिर्फ 3 ही व्यवस्थाएं मेरी समझ में आई
जब आदमी को कहीं ना कहीं धर्म की जरूरत होती है। एक उसका पैदा, जो उसका नामकरण संस्कार है, एक जब वो मरता है तब भी उसकी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो तब चुप हो जाते हैं सब कि ना 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 छोड़ो भाई, मैं नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण बताता हूं जरा। और एक आदमी के जीवन का संस्कार है उसकी शादी। वही आदमी, उसी धार्मिक संस्कार को आदमी अपने जीते जी उसका आनंद लेता है और उसमें अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज कराता है। अगर वो उसमें खड़ा हो जाए कि मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूं और मेरी रीति ये रहेगी, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक संदेश जाएगा। और आप एक बुद्धिस्ट नहीं, आप मंच सजा दीजिए, वहां 50 भिक्षु बैठाइए, वहां फूलों की वर्षा कराइए, वहां इतना बड़ा आप उसको इतना भव्य बना दीजिए कि ताकि लोग बाग ये कहें कि देखिए ये शादी होती है। ये तरीके होते हैं और लोग सीखेंगे और कहीं ना कहीं चीजें आपकी हट करके जाएंगी। इसी के साथ मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा सर, चीजें कंफ्यूजिंग तो रहती है, चीजें में परिवर्तन में समय लगता है, धीमे धीमे परिवर्तित होगा। कल हम जिन चीजों से डरते थे, आज कहीं ना कहीं मंचों के और कार्यक्रम के बीच में आकर के हम उन चीजों को दिखा रहे हैं, है ना। समय के साथ अगले 10-20 साल में ऐसा परिवर्तन आएगा कि हमको ये बात देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बीच बीच में ये संदेश कहने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं तो मैं एक बात और कहूंगा सर, मैं एक बात से बड़ा सहमत हूं, यहीं से तो झगड़ा शुरू हुआ। अगर कोई संस्था बनने से पहले अगर वो अदालत के रास्तों की तरफ जा रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका सामाजिक एजेंडा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अगर बौद्ध संस्थाएं आपकी धार्मिक संस्थाएं नहीं है, वो आपके सामाजिक परिवर्तन करने की संस्थाएं भी हैं। वहां से आपके लिए सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है, आपका एक सामाजिक संदेश भी जा रहा है। अगर वहां इस तरह की घटना घटती है, मेरे हिसाब से आप और व्यवस्थाओं में पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाओं को आप आबाद करें, पुस्तकालय बना दीजिए, आप वहां एजुकेशन दीजिए, वहां बढ़िया व्यवस्था करिए। और बस इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत ओजस्वी शब्दों में आपने बयान किया।